बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में हम अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को डिस्कस करने जा रहे हैं। खासा क्यास नज़र आ रहा है हमें और एक तज़ब्ज़ुब का शिकार ये सूरत हाल नज़र आ रही है। गो के ये पहले ही हम कह चुके हैं कि ये 60 दिन यानी कि MOU के सिग्नेचर के बाद जो 60 दिन है वो इंतहाई अहमियत के हामिल है, जिसमें तकनीकी मुज़ाकरात को डिस्कस किया जाएगा। ये टेक्निकल टर्म्स खासी मुश्किल दिखाई दे रही हैं। इसमें JD वेंस साहब की अगर हम बात की जाए, अमरीकी नायब सदर हैं, कहते हैं कि छोटी मोटी खिलाफ वर्जियाँ मामूल का हिस्सा रहेंगी और इनको हम सिफारती लिहाज से हल कर सकेंगे। लेकिन ईरान का जो स्टांस है वो मजबूत भी है और वो रिजिड भी है। ईरान की जानिब से ये मुज़ाकरात तब ही मुमकिन हो पाएंगे जब उनकी शराइत को मिनोअन तस्लीम किया जाएगा। जो नकात ईरान ने रखे हैं MOU दस्तखत होने से पहले, उनको मानना अमेरिका के लिए ज़रूरी है, जिसमें लिबनान की सूरत हाल खासी अहमियत की हामिल है। इसके साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ की जब हम डिस्कशन करते हैं, आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल की बात करते हैं और वहाँ आमदो रफ्त को स्मूथली बनाना, यकीनी बनाना कितना ज़रूरी है, जब अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल को हासिल करने के लिए कुछ अमेरिका के तौर पर छोटी मोटी साजिशें की जाती हैं, जो क्योस जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। ये सूरत हाल किस जानिब जाएगी, इसका तस्करा करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ नहायत अहमियत की हामिल ये बात है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाबी से आगे बढ़ पाएंगे, क्या इन मुज़ाकरात का कोई रिजल्ट ओरिएंटेड वे हमें नज़र आएगा, क्या कोई मुआहिदा, क्या कोई हतमी शक्ल नज़र आ सकेगी या नहीं। इसको आज के प्रोग्राम में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जो मेहमान ग्रामी हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। 2 सीनियर एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी उमूर हैं। डॉक्टर रेहान अहमद साहब हमें ज्वाइन करें, खुशामदीद कहना चाहेंगे। सईद अहमद रेड साहब हमारे साथ हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर रेहान साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, अभी तक जो क्योस नज़र आ रहा है, अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, टेक्निकल टर्म्स पर बातचीत हो रही है और अमेरिका एक मजबूत पोजीशन में है। आया ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तब भी, ये कहना है JD वेंस साहब का। सर, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए करता हूँ क्योंकि आज से कुछ अर्से पहले ही भी आपके चैनल में मैंने ये कहा था कि देखें, chaos इज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉर। असल मसला ये है कि अमेरिका, हम इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ खित्ते के तनाज़ुर में देख रहे हैं। ठीक। लेकिन जो एक्चुअल कंपटीशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो ईरान के साथ तो नहीं है, वो चाइना के साथ है। हम्म। जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का असल हदफ है वो मिडल कॉरिडोर है, जो चाइनीज BRI प्रोजेक्ट है उसका। नॉर्दर्न कॉरिडोर यूक्रेन की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और अब इस वॉर की वजह से मिडल कॉरिडोर भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ठीक। तो इवन अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें, अब आप देखिए, आपने इसराइल की बात की, हम्म। तो एक तरफ ईरान की तरफ से ये कॉम्प्रोमाइज की एक शर्त रखी गई है, लेकिन दूसरी तरफ मार्को रूबियो ने ये इंश्योर किया कि लबनान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है और इसराइल का, उनका एक दो तरफा मुआहदा वो करवाए, हम्म। जिसमें हिजबुल्लाह की जो डिसआर्मामेंट है वो एक शर्त रखी गई है। तो इससे ये जो लबनान का मामला है, ये मजीद कॉम्प्लिकेट हो चुका है। ठीक। और दूसरी तरफ कुर्द रेबल्स को भी CIA कंटिन्यूसली आर्म कर रही है। हम्म। इराक के अंदर मजीद बदमनी आप फैलते हुए देखेंगे, और ये बदमनी बदमनी जो है मजीद अब नॉर्थ में शायद टर्की को भी अफेक्ट करे। ठीक। सर, फिर आने वाला वक्त कितना चैलेंजिंग है इस पूरे खित्ते के लिए? हमें तो लगा था कि MOU की जिस तरह से डिस्कशन हुई, सिग्नेचर हुए, उसके बाद शायद ये जंगबंदी जो है वो कायम व दायम रहेगी, हालात नॉर्मल हो जाएंगे, खित्ते पर भी इसके असरात मुरतब होना शुरू हो गए थे। क्या ये सूरत हाल अंडू होने जा रही है? देखिए, अगर ये MOU कंटिन्यू भी रहता है, अगर एक कॉन्फ्लिक्ट किसी हद तक सीज भी रहता है, लेकिन हम्म। इसके बावजूद आप खित्ते में जो पावर ब्लॉक्स हैं और जो लोकल कंपटीशन है वो बढ़ता हुआ देखेंगे। ठीक। क्योंकि देखिए, इस जंग के नतीजे में 4 मेजर ब्लॉक्स बन गए हैं खित्ते में। हम्म। एक तरफ ईरान एक मेजर पावर की तरफ से तरह सामने आया है, दूसरी तरफ टर्की भी एक मेजर पावर है, और अब अरब्स भी अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट ईरान। और इसराइल पहले से मौजूद है, विच इज सपोर्टेड बाय नेटो एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक। तो इस खित्ते में अब देरपा अमन तभी कायम हो सकता है जब इस खित्ते के ममालिक अपने दरमियान मामलात को बेहतर अंदाज में तय करें, हम्म। लेकिन उसके लिए अभी फ्रेमवर्क भी मौजूद नहीं है।
सर, अभी जो आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल है, इसके कंट्रोल की बात है, आमदोरफ्त की बहाली की बात है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ट्रांजिट फ़ीस की हिमायत नहीं करते। ओमानी वज़ीर ख़ारजा भी ये कह रहे हैं, क्योंकि ख़ित्ते के अहम ममालिक की हम बात कर रहे हैं, अगर वो दरमियान में सालिसी का किरदार अदा करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, तो वहाँ भी हमें एक नया क्यास नज़र आता है। कुछ ममालिक आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल के हवाले से अमेरिका के हामी दिखाई दे रहे हैं, कुछ ईरान के हामी हैं, कुछ जहाज़ों पर ट्रांजिट फ़ीस की हिमायत करते हैं, कुछ कहते हैं कि हम इसकी हिमायत नहीं करते। ये क्यास, ये सूरत हाल किस जानिब जाके हल हो सकेगी? देखिए, आबनाए हुर्मुज़ का जो मामला है वो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड है। हम्म। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से बैक ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनके लिए एक ट्रम्प कार्ड है। ठीक। क्योंकि जब तक वो आबनाए हुर्मुज़ को या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को थ्रेटन करते रहेंगे, ग्लोबल कम्युनिटी ऑल आउट वॉर के अगेंस्ट रहेगी। आ, दूसरा, ईरान ने जल्दी में बहुत सारे एरियाज को माइन कर दिया है हॉर्मुज़ के। हम्म। अब रियलिटी ये है कि अब उन माइंस को ख़त्म करने में भी वक्त लगेगा, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल हर्डल्स हैं। ठीक। आ, तो अभी ईरान के लिए भी बैक ऑफ करना मुमकिन नहीं है, और जो खत्ते के मौजूदा ममालिक हैं और जो ब्रॉडर ग्लोबल कम्युनिटी है, उसके लिए अपनाए हॉर्मुज़ का ओपन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम्म। 20% दुनिया का ऑयल और गैस अपनाए हॉर्मुज़ से आती है। यकीनन ऐसा ही है। लेकिन जब हम खित्ते की सियासत को देखते हैं डॉक्टर रेहान साहब, यकीनन आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, तो वहाँ हमें अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस नज़र आता है। आने वाले वक्त में जो सूरत हाल अमेरिका ने फेस की है ईरान से जंग के बाद, क्या ये इन्फ्लुएंस बिलखुसूस खलीजी ममालिक की जानिब, मेरा इशारा होगा जब मिडल ईस्ट की सियासत पर हम नज़र डालते हैं, क्या ये इन्फ्लुएंस कम हो सकेगा? देखिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल कर रहा है मिडिल ईस्ट से। हम्म। ये तो अब अपेरेंट है। जहाँ तक अमेरिका के इन्फ्लुएंस का ताल्लुक है, वो बड़ी हद तक लिंक था ठीक। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट के साथ। ठीक। लेकिन अगर अमेरिका इस खत्ते से विड्रॉ करता है, तो अमेरिका इस खत्ते में अमन भी नहीं होने देगा, हम्म। क्योंकि chaos देन सूट्स यूनाइटेड स्टेट्स। हम्म। देन बजाय इसके कि कोई ऐसा ब्लॉक बन जाए जो मुस्तकबिल में अमेरिकन मफादात के खिलाफ काम कर सके। ठीक सर, जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं, पेट्रो डॉलर इकोनॉमी को एक धचका तो लग चुका है। अगर आने वाले वक्त में ये मज़ीद गिरावट का शिकार होती है, अमेरिका क्या इस पोजीशन में होगा, जैसे कि आपने कहा कि वो चुप नहीं रहने वाला, क्या वो अपनी पोजीशन बरकरार रख सकेगा? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन करीब है, डोनाल्ड ट्रंप डीफेम हो चुके हैं, उनको अपनी दोबारा से लोगों के अंदर एतमाद बढ़ाने और बरकरार रखने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। इन तमाम तर हालात को मद्देनज़र रखते हुए क्या अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो दोबारा किसी जंग की जानिब जाए या किसी किस्म की छेड़छाड़ कर सके? मिड टर्म इलेक्शन तक तो यकीनन ट्रंप ऑल आउट वॉर को अवॉइड करेंगे। हम्म। लेकिन मिड टर्म इलेक्शंस के बाद क्या होता है, इस बारे में अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं है। अ, देखें, जो इस खत्ते के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि इस खत्ते के जो ममालिक हैं वो अपने दरमियान एक फ्रेमवर्क और एक अंडरस्टैंडिंग कायम करें, ठीक। जिसके तहत वो आपस के मामला चला सकें। क्योंकि फॉरेन अगर आप ग्रेट पावर इन्फ्लुएंसेस में रहेंगे, हम्म। तो जो कोल्ड वॉर के दौरान होता है वही आपके साथ अगले 50 साल भी होता रहेगा। लेकिन सर, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, यकीनन अमेरिका की जो अंदरूनी सूरत हाल है वो भी खासी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका अपने अंदरूनी खलेश, अपने अंदरूनी हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा या दोबारा किसी जंग का मुतहम्मिल होने के लिए सरगर्दा होगा? देखिए, आप अमेरिका किसी हद तक अमेरिकन सेंटिमेंट हमारी कौम में पाया जाता है, लेकिन ये हकीकत भी हमें समझनी पड़ेगी कि जिसको हम मुल्क कहते हैं वो दरअसल एक बहुत बड़ा बरआज़म है। यूनाइटेड स्टेट्स एक पूरा कॉन्टिनेंट है, और जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है पूरे का पूरा, उस पर मुकम्मल कंट्रोल है यूनाइटेड स्टेट्स का। उसके अगेंस्ट कोई मुल्क भी कोई मेजर एक्शन अपने उसके इमीडिएट जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं कर सकता। तो अमेरिकन इकोनॉमी को धचके लग सकते हैं, लेकिन अमेरिका फॉर द फोर्सीएबल फ्यूचर एक मेजर पावर रहेगा। हाँ, खत्ते में और पूरी दुनिया में उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो बतदरीज कम होती रहेगी।
ठीक, आ, हम सर जिस तरह से अमेरिकन जहाँ इन्फ्लुएंस को तक तो डिस्कस डॉलर कर की रहे हैं, रिप्लेसमेंट का इजराइल का ताल्लुक है, स्टांस क्या होगा आपकी नज़र में, वो भी फरमा दीजिए। देखिए, इसराइल का जहाँ तक ताल्लुक है, इसराइल कोई रैशनल स्टेट नहीं है। और तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो अपने जो उनकी एक एक्सट्रीमिस्ट उनकी प्रोफेसीज हैं, जी जी, वो उनको फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है सर, आपकी बात और को मैं कंटिन्यू ये करना चाहूंगी। सईद अहमद रिट साहब से भी मैं गुजारिश करूंगी कि वो अपना ओपिनियन शेयर करें। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या लग रहा है, ये मुज़ाकरात जिस तरह से कहा जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि मुज़ाकरात तसल्ली बख्श हैं, हम गुड पोजीशन में हैं और तमाम तर चीज़ें इत्मीनान के साथ आगे चल रही हैं, क्या ऐसा ही हो रहा है? जी शुक्रिया। बिल्कुल मेरे ख्याल में ये इस तरह से तो नहीं है कि इत्मीनान से चल रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और तेल की कीमतें भी जो है वो नीचे आती जा रही हैं और प्रोसेस एक तरह से हिकअप्स मैं कहूँगा कि हैं, जिसमें कभी ऊपर कभी नीचे वाला सिलसिला आपको पता है कि शुरू के जाने से भी इसी तरह से चल रहा है, ठीक, तो वही कंटिन्यूअस है। और उसमें जाहिर बात है कि ईरान का ये मौक़िफ़ है कि जो है वो बेसिकली जो उनके एसेट्स हैं वो ओपन होने चाहिए और 6 बिलियन की बात वो कह रहे हैं कि वो एक तो ये बात जो है वो होनी चाहिए, तय होनी चाहिए पहले, जबकि ईरान की तरफ अमेरिका की तरफ से ये है कि जो है वो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको ओपन होना चाहिए, उस पर कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो ईरान बेसिकली उस पर जो उनकी जो डिमांड्स हैं वो थोड़ी सी रुकावटें पैदा करते हैं, फिर वो प्रेशर होता है और फिर वो उन पर बात आगे बढ़ती है। तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ अमेरिका और ईरान दोनों कुछ हार्ड एंड कुछ फास्ट और कुछ इस तरह से कुछ नरम कुछ गर्म, ये सिलसिला दोनों तरफ से चल रहा है और मेरे ख्याल में ये इसी तरह से चलता रहेगा। सर अब इसका एंड रिजल्ट क्या होगा आपकी नज़र में, आउटकम क्या डिप्राइव होगा, या फिर इसके हवाले से कोई तसल्ली बख्श और इत्मीनान बख्श आउटकम हम देख सकेंगे आने वाले वक्त में? आपसे ही जानेंगे, टूगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सईद अहमद रिट साहब आपकी जानिब आएंगे। सर अब जो मुज़ाकरात के हवाले से एक क्योस की सिचुएशन भी हम देखते हैं जो कि मीडिया के ऊपर आ रही होती हैं, क्या इन खबरों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये मुज़ाकरात अभी एक लंबे अरसे तक जारी रहेंगे, इनमें यूं ही एक ब्लॉकेट नज़र आएगा, फिर दोबारा से ये बयानात का सिलसिला जारी सारी रहेगा कि कुछ नहीं है, हालात नॉर्मल हैं, इत्मीनान बख्श हैं मुज़ाकरात और तसल्ली रखें, या फिर ये रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे इन 60 दिनों के बाद? जी मेरे ख्याल में तो ये 60 डेज जरूरी नहीं है कि उसमें रिजल्ट निकल आए, क्योंकि आपको याद होगा कि ये जो पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट है कि डेट्स म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ इसको बढ़ाया जा सकता है। और अगर आप JCPO की जो नेगोशिएशंस हुए थे अमेरिका और ईरान के, उसकी डेट्स को देखें तो वो 560 के अराउंड उसमें डेज लगे थे। तो ये 60 डेज में इसमें और भी ज़्यादा जो है पेचीदा टास्क है और ज़्यादा मामलात हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, तो मेरे हिसाब से इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि अब जो है दोबारा हम वो उस जंग वाली सूरत में नहीं जाएंगे। हाँ, ये अलबत्ता हो सकता है कि ये जो हिकअप्स है या अप्स एंड डाउन्स हैं ये चलते रहेंगे, यानी इसमें मुझे लगता है कि ये चलते रहेंगे। और मुझे एक और बात भी मैं आपको कह सकता हूँ अपने यानी एनालिसिस के हिसाब से कि बिलाखिर जो होगा वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कोई टोल वगैरह कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बात चलती रहेगी और ईरान उसको जो है वो यूज़ करेगा मेरे हिसाब से कि जो है वो उसके जो मुंजमद असासजात है उनको खुलाया जाए और उनके जो मिसाइल के हवाले से जो उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे टोल जो है वो ईरान की सबसे बड़ी यानी डिमांड या सबसे बड़ी ख्वाहिश नहीं है। उसकी असल ख्वाहिश ये है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो ठीक है, उस पर भी वो तैयार है पहले से, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम वो बिल्कुल भी उस पर कोई यानी वो एक तरह से उनकी रेड लाइन है। और दूसरा मेरे ख्याल में वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को फ्यूचर में यानी रखेगा, यानी टोल को शायद वो इस पर राजी हो जाए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर टोल उस पर होगा यानी तो फिर स्टेट ऑफ मलाका के ऊपर भी टोल होगा। और उसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो है वो टोल के हवाले से स्टेट ऑफ मलाका पे जो है वो एक तरह से टोल तो नहीं लेकिन कुछ चार्जेस हैं और वो वॉलंटरी हैं, यानी उसमें एक फंड कायम किया गया है जहाँ पे वॉलंटरी कोई जमा करवाना चाहे तो वो पैसे जमा करते हैं और वो बहुत थोड़े से होते हैं। सर लेकिन तो आपको लगता है कि ये ट्रांजिट फीस वाला मामला हल हो पाएगा, क्योंकि कुछ ममालिक इसकी हिमायत कर रहे हैं, कुछ इसके अगेंस्ट हैं?
जी मेरे ख्याल में ये जो मसला है इस पे अल्टीमेटली, क्योंकि ये सबका इंटरेस्ट है, आप देखें तो चाइना है या यूरोप है, उन सबका इंटरेस्ट है कि स्ट्रेट ऑफ मलाका पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किसी तरह के चार्जेस और टोल स्पेशली ना हो, और वो टोल जो कि फोर्स टोल हो वो तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उससे फिर तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा आएगा। ये सब पे असरअंदाज होगा। ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में इस पे अल्टीमेटली ईरान मान जाएगा, लेकिन ये बातें चलेंगी और ईरान अभी उसको एज ए टैक्टिक यूज कर रहा है कि क्योंकि उसके एवज को कुछ लेना चाहता है अमेरिका से, तो ये लेना और देना, क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसी भी कुछ इसी तरह की है ना कि वो जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं ताकि वो प्रेशर बढ़ाते हैं। तो ये गेम दोनों एक दूसरे के साथ, प्रेशर बढ़ाना लेकिन नेगोशिएशन भी साथ रखना, कुछ हमले करना और फिर धमकियां देना, फिर जो ये सिलसिला आपको, यानी पैटर्न आप अगर देखें तो पिछले 2-3 महीने का यही पैटर्न है, और मेरे ख्याल में आगे भी यही पैटर्न चलेगा। क्या ये मिड टर्म इलेक्शंस तक चलेगा? मिड टर्म इलेक्शन से शायद आगे भी चले। ठीक हो गया सर, मैं आपकी बात को जरा कंटिन्यू करना चाहूंगी। डॉक्टर मोहम्मद रेहान जफर साहब, आपकी जानिब आएंगे। सर, अभी जिस तरह से हम रेड साहब से भी बात कर रहे थे कि मिड टर्म इलेक्शंस खासी अहमियत के हामिल हैं, अगर ये सिलसिला मिड टर्म इलेक्शंस के बाद भी कंटिन्यू रहता है तो फिर क्या हम स्टांस चेंज होता हुआ देखेंगे अमेरिका का, या वो भी रिजिडिटी रहेगी वहां पे भी? देखिए, अगर मिड टर्म इलेक्शंस तक ये कंटिन्यू रहता है, अल्लाह करे कि ये कंटिन्यू रहे, बीच में कोई बड़ा मिसहैप ना हो, सही, तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है ये काफी लंबे अरसे तक चले, क्योंकि ईरान के लिए भी विड्रॉ करना मुमकिन नहीं है जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें, क्योंकि उन्होंने अपने आवाम को भी उनके जो लॉसेस हुए हैं वो जस्टिफाई करने हैं। ठीक, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो अगेन फैक्टर है और जो बहुत बड़ा एक स्पॉइलर है वो इजराइल है। जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आज भी थ्रेटन कर रहे हैं जो मौजूदा ईरानी सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खमेनी को। इसके अलावा अभी जो इजराइल जो शहीद इनके लीडर हैं उनका भी अभी जनाजा जी जी, आखिरी रसूमात उनकी अभी आखिरी रसूमात रहती हैं अभी, उसमें भी एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद है इजराइल की तरफ से किसी किस्म का कोई एक्शन करने का, जिसके खित्ते पे बड़े शदीद असरात होंगे। तो फिलहाल जो एस्केलेशन लेडर है इसको कंट्रोल करना और किसी बड़े स्पॉइलर को रोकना, ये मेरा ख्याल है इस खित्ते के लिए और जो नेगोशिएटर्स हैं उनके लिए भी ये सबसे बड़ी तरजीह है। सर, आपको लगता है कि अमेरिका ये इंटेंशन रखता है इस वक्त कि इजराइल की जानिब से या किसी और मुखालिफ ममालिक मुल्क की जानिब से ऐसी कोई हरकत ना की जाए कि जिससे ये मुज़ाकरात मुतासिर हों? देखिए, अमेरिका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स को परस्यू करता है। टैक्टिकल लेवल पे अगर वो विड्रॉ कर भी गया है तो इसके बावजूद इसका मतलब ये नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो एक मेजर पावर है जिसने तकरीबन पूरी सदी पिछली जंगें लड़ते हुए गुजारी है, वो इस खत्ते से इतने आराम से विड्रॉ कर लेगा या शिकस्त तस्लीम कर लेगा। ठीक, और ग्राउंड इन्वेजन का अमेरिका का शुरू से कोई इरादा नहीं था, वो उनके फोर्स स्ट्रक्चर से बड़ा वाज़ेह था। लेकिन जो ईरानियन रजीम है उसके खिलाफ कोवर्ट एक्शंस और इस खत्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो एक्शंस हैं वो जारी रह सकते हैं। सर, तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी रीजंस को मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है? अमेरिका इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है कि वो इजराइल को फोर्सफुली रोके, या फिर कोई और ताकत दरमियान में आएगी और तभी ये तमाम तर मामलात हल हो सकेंगे? देखिए, अब तक ये तो वाज़ेह हो चुका है कि अमेरिका ये की जो इजराइल के ऊपर इन्फ्लुएंस है वो बड़ी लिमिटेड है, और इसके अलावा जो इजरायली लॉबी है उसकी स्ट्रेंथ भी यूनाइटेड स्टेट्स में वाज़ेह हो चुकी है पूरी दुनिया के ऊपर। चाइना इस खत्ते में इन्वॉल्व नहीं होगा फिजिकली, इसी तरह रशिया जो है वो भी अब अपने आप को डिफेंड कर रहा है। बेसिकली अगर आप यूक्रेन वॉर को देखें तो वो रशिया के लिए एक तरह से एक डिफेंसिव नेसेसिटी थी। ठीक, तो रशिया भी विड्रॉ कर चुके हैं खत्ते से बशार अल-असद के बाद। तो अब इस खत्ते के ममालिक को खुद ही कोई ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा जिसमें वो इस अपनी इकोनॉमीज को, अपनी पॉपुलेशंस को और अपने पॉलिटिकल ऑर्डर्स को सस्टेन कर सकें। ठीक हो गया सर, मैं आपकी बात ही आगे लेकर जाना चाहूँगी। रेड साहब, आपकी जानिब आएंगे। जिस तरह से मैंने रेहान साहब से भी बात की,
मैं वही सवाल आपसे भी करना चाहूँगी सर, आपको लगता है कि किसी बड़ी ताकत को बीच में आए बगैर या एक सालिसी का किरदार या एक इन्फ्लुएंस रखे बगैर ये मामलात हल हो सकते हैं, और हमारे पास कोई ऐसा मुआहिदा, कोई ऐसी दस्तखत शुदा तहरीर आ जाए कि जिससे पता चल जाए कि आने वाला वक्त स्मूथ गुजरेगा, आने वाले वक्त में कोई जंग नहीं होगी, अमेरिका दोबारा इस पोजीशन में नहीं आएगा कि वो ईरान पर हमला कर सके? जी, मेरे ख्याल में ये कोई 100% फूल प्रूफ चीज तो बहुत मुश्किल है इसकी। लेकिन आपने देखा है कि ये जो है 14 पॉइंट एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो साइन हुआ है। बिल्कुल। तो एक रिटर्न में एक चीज तो हमारे पास अभी से है, और आगे चल के भी मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो है वो मुआवजा होंगे लाजमन, लेकिन वो फिर इसका मकसद ये नहीं है कि वो 100% फूल प्रूफ होंगे। उसके बाद भी मसले मसाइल मेरे ख्याल में चलेंगे, क्योंकि ईरान और अमेरिका का जो मसला है वो सिर्फ जो है वो न्यूक्लियर से यानी कनेक्टेड नहीं है। उसमें आपको पता है कि जो अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं रीजन में, और अब जो ईरान की जो पॉलिसीज हैं और ईरान के जो एलाइज हैं, यानी जिस तरह से हिजबुल्लाह है या जो है वो हुसीज है, या फिर तो वो जो सारा मसला है वो भी इसके साथ कनेक्टेड है, और फिर अमेरिका का जो इसराइल के साथ जो लिंक है ये भी सारा है। तो ये गेम इतनी आसान नहीं है मेरे ख्याल में कि ये जो है वो किसी एक वायदे से बिल्कुल तय हो जाएगी। तो ये मसले मसाइल चलेंगे, लेकिन जंग वाली सूरत हाल जो है वो अभी कंट्रोल हो चुकी है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हद तक, और जंग दोबारा होने का मुझे नहीं लगता चांस कि वो बाकायदा, हाँ ये जिस तरह से हुए थे कुछ स्कर्मिशेस और कुछ इस तरह की सिचुएशन तो बनती रहेगी, लेकिन फुल फ्लेज वार जिस तरह से हुई थी उस तरह की चीज दोबारा मुझे लगता है कि नहीं होगी। ग्लोबली भी सर यही बात, इसी बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका अब किसी बड़ी जंग को कंटिन्यू करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिस तरह से हम बात करें, आने वाले वक्त में भी सूरत हाल ही ये बताएगी कि अमेरिका क्या चाहता है। अभी तक तो अगर बयानात को देखें तो यही कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब बेहतरी की जानिब जा रहा है, इत्मीनान बख्श मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब ये मुज़ाकरात इत्मीनान बख्श होंगे नहीं होंगे, इसमें कोई क्यास आएगा या फिर इजराइल की जानिब से कोई शरारत की जा सकती है, इसका तो यकीनन आने वाला वक्त ही तहैया करेगा कि क्या होना है और क्या नहीं। हम इसका जायज़ा लेते रहेंगे और अपने मेहमानों को भी दावत देते रहेंगे कि वो अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें। अभी अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपना कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िया हमारे साथ शेयर किया। आपसे इजाज़त लेंगे, अल्लाह के बाद।